गांव मेरे अंदर कैसे? फटी धोती नंगे पांव एक मजदूर तहसील में जाके बोला, हुजूर हाँ, जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है। अधिकारी बोला, कब पैदा हुए थे बताइए। हाँ, मजदूर बोला, हुजूर उस साल पैदावार बहुत कम हुई थी, खेत में बहुत चूहे थे। हाँ। अम्मा बताती है कि रामधनी की बछिया और हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। क्या बात है, वाह, क्या बात है। अब बताओ गांव का अनपढ़ आदमी क्या लेगा? क्या 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 होगा? कुआं खुदा था उस दिन, वो मर गई थी, यही उदाहरण देता, उसी दिन हम पैदा हुए थे। उस साल पैदावार कम हुई थी। हाँ, क्यों हुई थी? तो क्यों खेत में बहुत चूहे थे। अम्मा बताती है कि रामधनी की बछिया और हम दोनों ही एक ही दिन पैदा हुए थे। अधिकारी बोला, अरे भाई प्रमाण चाहिए, हाँ, जाइए किसी से लिखवा के लाइए। हाँ, मजदूर बोला, हुजूर कुछ कीजिए ना, बिना प्रमाण के ही बना दीजिए ना। हाँ, अधिकारी बोला, तुम गरीब जनता हो, बड़ी भोली हो, हाँ। इस देश में राम को जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ा था, तुम किस खेत की मूली हो? क्या बात है। ये वो कबीला है जो हुस्न को खुदा माने, यहाँ पे कौन तेरी बात का बुरा माने। इशारा कर दिया है आपकी तरफ मैंने, ये बच्चे पूछ रहे थे कि बेवफा माने। वाह 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 वाह। इसका आखिरी शेर है भैया, हाँ, मैं उस बदन की बनावट को ऐसे देखता हूँ, मैं उस बदन की बनावट को ऐसे देखता हूँ कि जैसे देख ली हो द्वारिका सुदामा ने। ये शेर मेरे कान से गुजरा था। वाह अच्छा। वाह 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 वाह। अभी हमने एक टिप्पणी की, राजनीति और कूटनीति क्या होती है। हाँ, बोले, एक कुत्ता भूख के मारे भौंके, एक कुत्ता भूख के मारे भौंके, ठीक है। और आप उसकी एक रोटी देकर भूख शांत कर दो, हाँ। और बाद में रोज रोटी देने की आदत लगा दो। अच्छा, इसको राजनीति कहते हैं। वो गुलाम हो गया आपका, ठीक है, अब वो मेहनत नहीं करेगा। ठीक है, रोटी। ठीक है। और एक कुत्ता आपको काटने के लिए भौंके, हाँ, और आप उसके सर पर तब तक हाथ घुमाओ जब तक आपके दूसरे हाथ में लाठी ना आ जाए। इसको कूटनीति कहते हैं। सुनील योगी की एक लाइन है, हाँ, खुदा खोजने से नहीं खो जाने से मिलता है। क्या बात है। तो खुदा ही नहीं, कला, प्रतिभा, कविता, शेर, नज्म खोजने से नहीं, खो जाने से। बस। क्या बात है। मैं एक घटना और बताऊंगा कि आदमी कैसे बड़ा होता है। राहत इंदौरी साहब कितना बड़े नाम, और आपको जानकारी है कि नहीं? राहत साहब मूलतः पहला प्रोफेशन क्या था जानते हैं उनका? पहला प्रोफेसर नहीं, वो तो बात का है। उस जमाने में वो पेंटर थे। अच्छा, राहत साहब। आपको एक जानकारी बता दूं, पेंटर थे। आपके मकबूल फिदा हुसैन के बराबर के पेंटर थे वो। अच्छा, क्या बात है। आप देखो कितनी बड़ी बात बता रहे हैं। जो जो मेरे पास थे। हाँ पेंटिंग का क्या काम बात है। का था। तो वो जो हाथ देखते हो ना, वो कैनवास का हाथ है। अरे वाह, क्या बात है। चांद। तो वो हाथ जो चलाते थे वो कैनवास, चांद बन रहा है। चांद बनाते, वो चांद बनाते थे ना कैनवास पे। क्या? तो वो कवि वो हाथ है, वो प्रस्तुत है। मैं गणित का विद्यार्थी था, मुझे अंकों का चरित्र पसंद था। मुझे अच्छा लगता था जब बचपन में राखी बंधवाने पर माँ 50 के साथ 1 रुपया और रखकर 51 का शगुन देने को कहती थी। अच्छा लगता था जब सेब बेचने वाला बताता था 150 रुपए किलो है ये लाल लाल सेब। वाह। अच्छी लगती थी 3 रुपए में खरीदी गई उस पेन की स्याही की महक। मुझे अंक प्यारे लगते थे। मुझे अच्छा लगता था जब परीक्षा में आए 99 अंक घर भर में एक मुस्कान बनकर फैल जाते थे। वाह वाह वाह। अच्छा लगता था जब गली के क्रिकेट में आखिरी गेंद पर चाहिए होते थे 2 रन, क्या बात है। और 2 का अंक पूरे मोहल्ले का रोमांच बन जाता था। क्या बात है। अच्छा लगता था जब पिता महीने की पहली तारीख को अपनी तनख्वाह जोड़ते थे और उन्हीं अंकों में घर के सपने तलाशते थे। बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह। फिर मैंने सुना किसी लड़की को देखते हुए लड़के उसके शरीर को 10 में से 7, 8, 9 अंक दे रहे थे। मैंने सुना कोई कह रहा था इतनी सुंदर है, लाखों में एक है। अंक मुझे प्यारे लगते थे जब तक किसी कॉमेडियन ने किसी रूसी औरत का मोल 6000 नहीं लगाया। वाह वाह वाह। क्या वाह 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 वाह। अंक मुझे प्यारे लगते थे जब तक किसी कॉमेडियन ने किसी रूसी औरत का मोल 6000 नहीं लगाया, जब तक उसे सुनने आए किसी दर्शक ने किसी औरत की आबरू का दाम 370 नहीं तय किया।
जब तक मैंने नहीं देखा कि किसी खबर में मरने वालों की संख्या उनके नामों से बड़ी हो गई है। वाह वाह वाह। मैंने देखा नौकरी के इंटरव्यू में एक स्त्री से उसकी योग्यता से पहले उसकी उम्र पूछी गई। वाह मुझे अंक अच्छे लगते थे, मैं गणित का विद्यार्थी था, अब मैं शर्मिंदा हूँ। वाह वाह, बहुत वाह, बढ़िया। वाह मन, बधाई बहुत बढ़िया। आपको। मतलब आपने जैसे बुना है, मतलब मुझे लगता है कि सिलाई एक चीज होती है जी भैया। और एक तुरपाई चीज होती है। जी तो भैया। सिलाई और तुरपाई में अंतर ये है कि सिलाई में आदमी का ध्यान भटक सकता है, हाँ, तुरपाई में भटक नहीं सकता है दोस्त। क्या इसके बात लिए है। तुरपाई की हुई दिखाई नहीं देती है। हाँ, क्या बात, क्या बात, क्या हाँ, बात वो है। मैच कर जाती है ना, उस कपड़े से मैच कर जाती है। तो इस हम्म। कविता की खूबसूरती ये थी कि जी। आपका मुद्दा और आपकी कविता तुरपाई की तरह थी, घुल गई उस विषय के कितनी साथ, पता प्यारी ही नहीं बात है। चला कि ये कविता जो है उसको केंद्र में लिख करके रखी गई कि आज जो बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। भैया बिल्कुल ऐसे। मतलब हम आएंगे ही उस चर्चा पर, उससे पहले जो एक रिवाज है कि हम इंट्रोड्यूस करते हैं हाँ हमारे हाँ, गेस्ट कर को। दो। काम शो में गेस्ट को इंट्रोड्यूस करने का रिवाज भी भैया थोड़ा नया है। अरे कर दो। और ये नयापन इसमें इसलिए भैया हाँ। क्योंकि होस्ट थोड़ा कमजोर है। भैया बाई तरफ कुशल दोनेरिया है, बहुत अच्छे शायर हैं, मेरे हृदय लजीज मित्र हैं, हर पॉडकास्ट में हमारे साथ होते हैं और बहुत अच्छा लगता है उनके साथ बैठकर। और आज कुशल भाई और हमारे दर्शक जो खास गेस्ट हमने आपके लिए बुलाए हैं, उनका इंट्रोडक्शन मैं लिख कर लाया हूँ ताकि मैं कोई भूल ना करूँ। पहली बार ऐसा हो रहा है भैया कि पहली लिख बार के लाए हैं कोई इंट्रोडक्शन। हमारे साथ आज एक ऐसे कलाकार हैं जिनकी हंसी में एक गहरी सोच है और कविता में सच्चाई की कड़वी मिठास है। क्या बात है। दिनेश बावरा, जिन्होंने अपने हास्य से लाखों लोगों का दिल जीता है। वो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के फाइनलिस्ट रह चुके हैं, फिल्मों में काम किया है और अपने हास्य कविता के जरिए समाज के अलग अलग पहलुओं को छूते हैं। तो चलिए उनके साथ एक शानदार सफर शुरू करते हैं। जी। ये तो भैया जो मैं लिख के ला पाया। हाँ। इसके अलावा जो इंट्रोडक्शन मेरे पास जाती है भैया का कि मैंने इनसे अच्छा रसिक और भैया आपसे अच्छा, मतलब मैं ये मानता हूँ भैया, मतलब मैंने ठीक ठाक जितना मैं सुन पाया उतनी कविता सुनी है। सही में कोई हास्य कविता में कहीं कविता है तो वो दिनेश भैया के अरे पास। नहीं सही नहीं बात। नहीं सही में भैया, अरे कहीं अगर क्या, कविता है तो आपके पास देखो है। बात ही, आप अपनी जगह इसलिए सही हो क्योंकि आपने जब आंख खोली तो मुझे हाँ, ही देखा तो मैं ही आपको- महान हूँ। हाँ, हाँ मैंने जब आंख खोली तो किसी और को देखा तो उसके लिए वो महान है। बिल्कुल, बरोबर कि बिल्कुल, नहीं? भैया वो आपसे ऊपर तो हैं पर आपके बाद आपके समकालीन भैया, नहीं, जैसे वो शाहरुख खान नहीं कहते लास्ट ऑफ द लास्ट ऑफ स्टार्स। द स्टार्स। नहीं तो ये ऐसा आखिरी ध्वज बिल्कुल है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खाली इतनी सी बात है कि मैं अपने काम के प्रति ईमानदारी से थोड़ा सा रहने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि यार कुछ लोग मुझे चौखट लांग कर, पेट्रोल खर्च करके, समय निकाल कर एक रात आते हैं, क्या जो बात अपने है। परिवार को, बच्चे को, सबको सुला करके आते हैं कवि क्या सम्मेलन में। बात सही अगर वो अपने बच्चों के सुकून की समझौता करके अपने उस रात को अगर मेरे पास आ रहे हैं तो मैं ऐसा जरूर कुछ उनको दूं जो अपने बच्चों को जाके बताएं कि एक दिनेश बावरा नाम का कवि आया था यार, उसने ये वाली कविता सुनाई थी। क्या बात है। क्या बात है। तो क्या है, हम अपनी जवाबदारी को जब नहीं समझेंगे ना तो हम अनाप शनाप कुछ भी बकेंगे। लेकिन जब जब कोई भी वॉचमैन से लेकर के छोटे से छोटे आदमी से लेकर के बड़े से बड़ा आदमी जब जब अपनी जवाबदारी समझता है तब तब भूल होने की संभावना कम हो जाती है। भैया जो हमारी, मतलब मैं जिस विषय से पॉडकास्ट को शुरू करना चाहता था, वैसे तो जो हमारा काम है वो काम फैलाने का है, सुकून फैलाने का है। लेकिन देश में जब हम कुछ ऐसी घटनाएं देखते हैं, जब अखबारों का मुख्य पृष्ठ खोलते हैं और ऐसी हेडलाइंस उसमें होती है तो काम रह पाना बहुत हद तक संभव ही नहीं हो पाता। बिल्कुल। जैसे अभी ये 370 वाली घटना हुई कि 370 वसूलने के लिए औरत की आबरू तक का दाम जो है लगा दिया गया। अब मैं ये कोई नई बात, मतलब हो सकता है चेहरे नए हो, ये कहने वाली ये बात नहीं है भैया। इससे पहले इसी तरह की कॉमेडी में आप किसी कॉमेडियन को एक रशियन औरत का दाम 6000 लगाते हुए भी देख चुके हैं। और ऐसे ही मतलब बहुत बार मैं मान सकता हूँ कि ये नए लोग, मेरी ही जनरेशन की कॉमेडी है और पसंद है, लेकिन वो एक थिन लाइन जो है वो कभी कभी क्रॉस हो जाती है। आपके टाइम पे अगर ऐसा होता, एक पहली बात तो है कि क्या आपके समय पे, मतलब आपका समय अब भी है, मगर वो जो कॉमेडी थी आपके टाइम वाली, उसमें ऐसा कभी होता था और क्या ये थिन लाइन तब क्रॉस होती थी? हाँ होती थी। पहले तो जानकारी ले लें। अच्छा। जो लोग थिन लाइन क्रॉस करते थे आज इतिहास के पन्नों में उनका नाम नहीं है। उस समय देखिए जो चीजें
त्वरित आपको फायदा देती हैं, वो जरूर कुछ न कुछ उसके वो अपने कमियों के साथ आपको फायदा देती हैं। तो हमारे समय में भी ये घटनाएं होती थी, लेकिन उस समय सामाजिक संरचना इतनी मजबूत थी कि वो उनको बाहर निकाल देते थे। जैसे एक घटना बताऊं, कवियों का नाम लेना उचित नहीं है। इस देश में 2 कवि ऐसे हुए जिनका देश के कवियों ने लिखित करार कर दिया कि ये मंच पर होंगे तो हम नहीं होंगे, और उसके केंद्र में खाली अश्लीलता थी। अच्छा। हाँ, ये जान लेना आप, सिर्फ अश्लीलता थी। तो उसके चलते उनका जो श्रोता वर्ग था वो साहित्य से था नहीं, वो तो क्या ठेला लगाता था, सब उसके ऑडियंस सब आता था, तो उनको वो मजा आता था, ठीक है ना, क्योंकि उनकी परवरिश उन्हीं चीजों से होती थी ना। तो उनको वो जो मसाला मिलता था आकर के वो कभी कभी अच्छी बातें भी कर जाते थे। लेकिन हमारे जमाने में भी ऐसा था, लेकिन हमारे जमाने में विरोध का स्वर जो था वो समझौते से निकलता था, प्रबल था। हाँ, प्रबल था विरोध का स्वर। आज का जनरेशन जो कर रहा है, कोई भी कर रहा है, देखिए हर देश का अपना एक संविधान होता है, सामाजिक संविधान। मैं लोकतांत्रिक संविधान की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे यहाँ कौन सा ऐसा देश है जिसके यहाँ रिश्तों के इतने नाम हो, मौसी मौसा, चाची चाचा, भाई भाभी। हमारे यहाँ मजाक के लिए तो भाभी एक पात्र है भाई। बाद में हमने पढ़ लिख करके भाभी माँ कर दिया, वो अलग बात है। भाभी माँ कर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा गालियां इस देश पर माँ और बहन के नाम पर हैं। ये भी तो एक चरित्र है ना। तो मेरा कहना ये है कि ये जो किया जा रहा है इसके सबकॉन्शियस माइंड में है। इन्होंने उसका कैनवास थोड़ा चेंज करके ले आए और उसका विरोध करने का मतलब बहुत सरल तरीका है ना कि कमेंट लिखना कि आप बहुत कर रहे हो और फॉरवर्ड कर देना। इसके लिए ये विरोध बड़ा मुखर दिख रहा है, लेकिन ये विरोध पहले भी होते रहे हैं, लेकिन पहले इतनी तेजी से इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम तक वो विरोध ईजी नहीं आते। तब तक दूसरा कोई घटना घट जाती थी, इसलिए वो घटना दब जाती थी। आज अभी करो और अगले आधे घंटे में वो मिलियंस में उसके कमेंट होते हैं, वो प्रेशर में आ जाता है। लेकिन ये है गलत बात। मैं आज इसमें कोई लपट लगाए बिना कह सकता हूँ। अच्छा, मतलब इसमें आप पहले ये तो मानते कि लाफ्टर चैलेंज और जो स्टैंड अप कॉमेडी है अलग अलग है? हाँ, 100% है भैया, 100%। देखिए, लाफ्टर चैलेंज में जो लोग आए वो ऐसा नहीं कि कोई दुनिया शलील और अश्लील से परे है। सबके दुनिया में बंद कमरे में और मौज मस्ती में हम लोग अपने दायरे लांग देते हैं, लेकिन उसको हम अपने यार बाजी शब्द देते हैं। हम कहते हैं कि हम दोस्त यार के बीच की बात है यार, ऐसा कहते हैं नहीं कहते? हम माँ पिता के सामने तो हमें रहना पड़ता है ना, लेकिन उस समय एक मर्यादित वाली बात होती थी। आप परिवर्तन देखो ना तेजी से। एक जमाने में हम लोग जब फिल्म देखते थे तो लड़की लड़के का भी इश्क जो है चिड़िया से, फूलों के टकराने से दिखाया जाता था। समाज की आंखें नंगी होती गई और आदमी की भाषा, इतनी सी बात है। तो हमने अगर स्वीकार किया तभी तो ऐसा हुआ ना। बिल्कुल। और स्वीकार नहीं किया होता, और स्वीकार हुआ कैसे? जब दुनिया छोटी होती गई, हमको हर चीजें सहज उपलब्ध होती गई, विदेशों के हम जो चीजें थी हमारे पास बहुत इजी उपलब्ध हो गई, तो हमने उसे अपनाना, पढ़ना लिखना देखना छोड़ दीजिए, अपनाना शुरू कर दिया। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बुरी चीज है, मुझे ऐसा लगता है। अनपढ़ कबीर में तो मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, जो उस आदमी ने लिखा। पंडितों ने कबीर से विरोध किया तो कबीर ने एक दिन बनारस के चौक पर कहा कि इतना विरोध करते हैं आप लोग, तो एक काम करिए कि आप मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए, मैं आज से पंडित आप लोगों का विरोध बंद कर दूंगा। अच्छा। तो पंडितों ने कहा, पंडित अहम पंडित तो हाँ आप ये हमसे सवाल करेंगे, कर लीजिए, हाँ वही वाला मामला है, कर लीजिए। तो कबीर ने कहा कि अवधू काठ जरे या आग। अवधू काठ, अवधू मतलब पंडितों, अवधू काठ जरे या आग, आग जलती है या लकड़ी जलती है, बस क्या बात, काठ जरे या आग। और बोले हम 1 सप्ताह का समय देते हैं, आप लोग मंथन करके आइए। क्या बात। मतलब पंडितों में दरार हो गई, आधा बोलने लगे आग जलती है, आधा बोलने लगे काठ जलती है। तो अंत में एक पंडित लोग जमा हुए, बोले कबीर साहब हमारे में ही विवाद चल रहा है, तो हम आपको उत्तर क्या ही देने आए, अब आप ही दे दो इसका उत्तर। आहा। कबीर ने कहा कि इसका उत्तर इतना सा है कि आदमी के लकड़ी के भीतर आग होती है, मगर उसको आभास नहीं होता है कि उसके भीतर आग है। तो उसे आग के स्पर्श से बताया जाता है कि तेरे भीतर आग है, तू जल। समझ रहे हैं ना? तो उनका कहना यह था कि जो ये मतभेद आप पैदा करके रखे हो ना,
दुनिया भर का, हम्म, सबके अंदर सब कुछ है। ईश्वर तेरे अंदर भी है, मेरे अंदर है। तुम ये मत बताओ कि मेरे अंदर क्या है क्या नहीं है, तुम मेरे से ज्यादा कैसे वो कर सकते हो। तो जो लोग आज की तारीख में मुझे लगता है कि कविता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको या सार्वजनिक जीवन पर टिप्पणी करते हैं या सार्वजनिक जीवन पर प्रस्तुति देते हैं, उन्हें भारत की आत्मा का ध्यान रखना चाहिए कि भारत चाहे वो कहीं किसी कोने का हो। हमारे यहाँ पहनावा देख लीजिए, हमारे यहाँ भाषा देख लीजिए, हम दरिद्र लोग नहीं हैं किसी मामले में। तो आप दरिद्र कब होते हैं? जब आप ओछी बात करते हैं तब आप दरिद्र महसूस होते हैं, आपके पास शब्द नहीं है, आपके पास भाव नहीं, तब आप दरिद्र होते हैं ना। ये सारी टिप्पणियां दरिद्रता की परिचायक हैं, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भैया। वो साक्षरता पे आप जो बात कर रहे थे हमारा मिलने के बाद, कि साक्षरता जो लिटरेसी पढ़े लिखे रेट है, वाली बात थी कि जब अच्छी कविता होती है तब क्या लिटरेसी रेट था और अब क्या लिटरेसी रेट। अच्छी बात है वो। बहुत अच्छी हाँ, बात मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ यार कि आज के 100 साल पहले हमारे भारत का लिटरेसी रेट क्या रहा होगा? 7%, 6%, 5% रहा होगा, इससे भी कम रहा होगा। तब हमने कैसे कैसे महाकाव्य दिए, सही बात है, कविताएं दी। और जब आज की तारीख में हमारा लिटरेसी रेट जो है इतना बड़ा, तब हम कैसी कविता और शेर दे रहे हैं इस देश सही को। बात है। क्या बात हाँ, मैं गलत हूँ? आप बताओ ना। अभी तो स्नातक हमको उससे अच्छा देना चाहिए ना। हाँ, हमारे हाँ, पास भाषा मित्र भाषा खत्म हो गई है, हमारे पास भाषा की गढ़न खत्म हो रही है। मतलब बिहारी जब पढ़ाए जाते थे हम लोगों को, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यह काल अली कली सो। आप सोचो, उस आदमी ने भाषा, कविता, रस सबको ध्यान में रखते हुए अपनी बात पहुंचा दी। और अश्लील भी नहीं लगी। सही बात है। तो आप बताओ, विद्वान वो हुए कि 370 वाले हुए? बात क्या है? आप पढ़ करके नहीं आ रहे हैं, आप अपनी सभ्यता, संस्कृत, साहित्य से आप दूर दूर हैं, आप स्क्रीन से जुड़े हुए हैं। आप जब तक किताब की, देखो, आप किताब पढ़ते थे तो क्या होता था? पहले किताब पढ़ने से पहले किताब के बारे में आप सुनते थे, जानते थे। तो दिमाग के में एक जाता था कि एक किताब आई है हास्य व्यंग में, जिसके लेखक श्री लाल शुक्ल हैं और जिसका नाम है राग दरबारी। पहली बार कहाँ किताब खरीदी आपने? दिमाग में। ठीक है। फिर आप गए दुकान में, पुस्तकालय में राग दरबारी, तो इंतजार नहीं कर रही होगी कि भैया खड़ी है चौखट पर, भैया आ रहे हैं ले लीजिए, ऐसा तो नहीं होगा। आप गए होंगे तो आपके आंख के सामने से 20 टाइटल गुजरे, और आप नहीं ढूंढ पाए तो आपने उस आदमी से पूछा कि भैया वो श्रीलाल शुक्ल जी वाली राग दरबारी कौन से खांचे में है। तब तक आपने 20 टाइटल पढ़ लिया था। आप समझना इस बात को। आपकी अब आपने राग दरबारी खरीदी, फिर राग दरबारी के ऊपर आपने लिखा हुआ पढ़ा राग दरबारी, फिर पीछे पलटा तो लेखक की भूमिका पढ़ी आपने। आप देखिए यात्रा है, किताब की यात्रा। फिर पहला पन्ना पलटा आपने, पहले पन्ने पे कितो अनुक्रमणिका होती थी, कितने शुभकामनाएं होते थे, कितो समीक्षा होती थी। आपने समीक्षा भी पढ़ी। समीक्षा होने के बाद फिर आपने पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे धीरे, पन्ने दर पन्ना, महक के साथ, खुशबू के साथ, नएपन की खुशबू के साथ। क्या बात, हाँ, क्या बात है। आप सोचो एक कविता के पीछे की यात्रा कितनी है, एक किताब के पीछे की यात्रा कितनी है। जितनी लंबी यात्रा रहेगी उतना सघन आपके पास सघनता रहेगी भाषा का, शिल्प का, कविता की। उतना मिट्टी पहचाननी बहुत जरूरी है। क्या फिर काम किया जाए, अच्छा भैया, चीज जो मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है वो आपकी ऑब्जर्वेशन है भैया। जैसे आपने वो खाने के 5 तरीके बताए भैया, मजा आ गया। अच्छा, ये जो खाने के 5 तरीके पे मजा लेता है ना, तो कभी कभी मुझे लगता है कि ये खाने का शौकीन आदमी है। अरे बहुत शौकीन है। हाँ, वो समझ में आ जाता है ना खाने। ये समझ लीजिए भैया, अगर रात का 1:30 भी बज रहा है और कहाँ से क्या मंगाना चाहिए इस वक्त जोमेटो से, वो अमन भाई को बिल्कुल। मुझे भैया हॉस्टल में यहाँ दिल्ली में जो कॉलेज था, तो ये मेरा साइड बिजनेस था। अच्छा। कि मैं जो है, मुझे पता था कि कोई, अब हॉस्टल में तो यही होता है कि भाई कम से कम में क्या दिलवा सकते हो, तो मुझे सब रेस्टोरेंट का टाइमिंग पता था, यहाँ इतने मुझे डिस्काउंट लगेगा। तो मैं 20 रुपए उसमें अपना कट रख के और जो है ऑर्डर किया करता था। क्या बात है।
मैंने ऐसे कर करके हफ्ते, मेरा जो जोमेटो का वो हाँ। मैं देखता था कि मैं हाँ। इस हफ्ते कितना खर्चा हुआ, हाँ। वो सब, क्योंकि सारे हॉस्टल का मंगाता था, पैसे वो देते थे और मंगा लिया, तो 10,000 एक हफ्ते का हो रहा है, 12,000 अरे एक बाप हफ्ते। रे। इतना लोग मेरे से वो मंगाता था भैया खाना। वैसे मतलब भैया मनुष्य को खाने का शौकीन तो होना चाहिए। होना भाई, चाहिए भैया। हाँ, कहावत कही जाती थी गांव में, खान पान सम्मान में सदा रहो अगुवान। खाने का में, निमंत्रण आ जाए, हाँ पीने में पीने का और निमंत्रण आ सम्मान जाए। करने में। हाँ। हाँ, मतलब देखो, हमारे गांव में जो अब तो आम की वैरायटी बड़ी हो गई, छोटे छोटे आम होते थे, हाँ। बाल्टी में पानी में आम डुबो दिया जाता था। अमिया। हाँ, अमिया, और डुबो दिया जाता, जो पके होते थे हाँ। वो ऊपर तैरते थे, आहा, और जो कच्चे होते थे वो नीचे दब नीचे जाते थे। क्या बात है। सोचो। क्या बात है भैया। हाँ। वाह। और उसके आदमी निकालता था, चूसता था, गुसली बाहर फेंक देता था, हाथ उसी में धोता था, फिर दूसरा वाला, अच्छा आम खुद तैयार है चुसवाने के लिए। मैं गलत कह रहा हूं तो क्या बता, बात आम भाई, कच्चा आम तो नीचे रहेगा क्योंकि वो हाँ, पका नहीं है, और पका हुआ आम क्योंकि पुलपिला हो जाता है तो ऊपर आ जाता था। आप सोचिए, फल फल के अंदर भी ये समर्पित भाव था कि वो अपने आप को परोसता था यार। मैंने ऐसे एक चर्चा में एक बात निकल गई थी तो बहुत सराही गई थी, किसी के घर जाओ तो उसके घर का पानी की मिठास बता देती है कि ये तुम्हें अपने घर पे स्वीकार कर लिया है कि नहीं कर लिया है। क्या बात है। क्या वाह। उसके ट्रे में लाए हुए चाय के तरीका बता देता है कि यहाँ कितनी देर रुकना है, यहाँ खाना खाना है कि नहीं खाना है, और खाना खाने के बाद ये निर्णय लेना बहुत सरल हो जाता है कि यहाँ दोबारा आना भी है कि नहीं आना है। क्या बात, क्या तुलसीदास जी कहते हैं, आवत ही हर्ष है नहीं, आवत ही नैन हर्ष है नहीं, सने, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसत में। जहां, हाँ, इसका अर्थ हुआ कि चाहे बादल से सोने की वर्षा हो रही हो, अच्छा, हाँ, लेकिन वहां मत जाओ जहां पे आदर लोग सम्मान आपको नहीं है, देखकर खुश नहीं होते। अरे वाह, हर्षित नहीं। बाबा तुलसी, क्या बात। बाबा तुलसी। आप अब वो भोलापन भी गांव का छीना जा चुका है। हाँ। अंदर की बात तो ये है, लेकिन जो गांव दे सकता, आज भी जो गांव देगा आपको, अमूमन अभी भी वो शहर में आप बामुश्किल आपको मिलेगी। हाँ, मेरा ये निजी मानना है कि मतलब मैं थोड़ा सा गांव के प्रति, गांव की राजनीति को, गांव के परिवेश को, गांव में देखिए ना हमारे पूर्वज कैसे कितने अच्छे हुए होंगे। आप गांव की संरचना को कभी देखना, गांव में जाना तो एक पोखरी होती है, एक तालाब होता है, एक पोखरा होता है, हाँ। 3 चीजें होती हैं। अब किसी से पूछ लो ये पोखरी, पोखरा और तालाब, ये 3 चीज लाने की क्या जरूरत है गांव में? 3 चीज हुई। ठीक है। पोखरी जो है वो ड्रेनेज सिस्टम है, आपके गांव के सामने होगी वो, तो आपका गांव ऐसा ऊंचा होगा तो आपके गांव का पड़ोस का पानी पोखरी में आएगा, ढलान से आएगा, जिसका मतलब है कि उसके अंदर का कोई भी चीज उपयोग में नहीं ली जा सकती, सिर्फ उसके पानी को खेतों की सिंचाई के लिए लेना है। पोखरे का पानी हम पीने में भी कभी कभी काम ले लेते थे, नहाने में भी काम ले लेते थे। आप पीने में तो न ले, लेकिन नहाने के काम वो पोखरे का पानी है। तालाब जो था, हमारे गांव में प्रजातियां हैं, हरिजन बस्ती भी है, कुम्हार बस्ती भी है, ठकुराना भी है, तो जल की मछली कोई खाता है, कोई उसके जलकुंभी का, उसका जो कमल निकलता है उसका कोई सेवन करता है, तो जल खेती के लिए तालाब बनाया गया, पोखरी बनाई गई ड्रेनेज सिस्टम के लिए, और पोखरा बनाया गया आपके जल संचय को उपयोग के लिए। क्या बात। आप बताइए, ये लिटरेसी रेट जब कम था तब की संरचना है। क्या देखिए, आर्किटेक्ट तब का है। अब तो टैंकर आते हैं भैया। अब तो ये हाल हो गया है भैया, जो ड्रेनेज सिस्टम, जो गटर वगैरह बनाए रखे हैं, जब बारिश होती है तो पानी उनसे बाहर आ जाता है। वही कह रहा हूं ना, वही कह रहा हूं, जिनमें पानी जाना चाहिए उनसे पानी बाहर आ रहा है। मैं यही कहता हूं ना, मैं हमेशा भैया, अमन भैया, आपको यही कहता हूं कि जिनको आप कहते गांव के हैं, हाँ क्या, आप उनका समर्पण, उनका काम गांव में देख लेंगे। कविता, पहली कविता या कविता की जमीन कोई बताओ ना, कहीं शहर के किसी महल से निकली हो। आज भी कविता वो ज्यादा अपील की जाती है या सुनी जाती है या सराही जाती है जो गांव की गंध लिए हो, नॉस्टैल्जिया देते हैं। नॉस्टैल्जिया रहे। अच्छा, राजेंद्र यादव जो थे बीएचयू में वाले, जेएनयू वाले, वो एक अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे अतीत जीने में तो कष्टदायी होता है,
अतीत जीने में तो कष्टदायी होता है। सुनने में सुखद होता है। हाँ, क्या बात है, एकदम सही। जैसे हाँ, जब हाँ, मास्टर जी बहुत आपको सही। पीट रहे थे हाँ हाँ, हाँ हाँ स्कूल में तो कष्टदायी था, हाँ हाँ हाँ। और जब 10 साल बाद 4 दोस्त उसी स्कूल के मिले तो तो उसी अतीत को जब आप चटखारे लेके सुनाने लगे क्या भैया, बात है, हाँ? क्या तो क्या बात है। अच्छा होड़ और लगती है भैया, तुम्हारे तो क्या पीटते थे, क्या हमारे हाँ। जो हमारे पीटते थे। हमारे स्कूल कहाँ होते थे, जहाँ एक पोखरा बहुत सही। होता था, पोखरे के किनारे मास्टर जब पहाड़ा वाला समय आता था तो पहले पहाड़ा पूछने से पहले लाइन से बिठा दिए जाते थे। हाँ हाँ, बिठाने के बाद कहते थे पहले वो उतार लाओ जरा, बेहया का जो बेशरम के पेड़ होते थे, अच्छा, हाँ, हाँ। हमारे यहाँ वो डंडे मंगाए जाते थे हमारे हाँ, क्षेत्र में। हाँ, हाँ। तो जिसको याद होता था वो वही खड़ा होता था, सर हम लाते हैं। हाँ, हाँ, और वो जाके एकदम मोटा मोटा ढूंढ ढूंढ के कि आज हमको याद है। तुमको याद है। बहुत अच्छी टिप्पणी कहीं मैंने पढ़ी, बोले जब नन्हे बच्चे को आज की तारीख में मैं स्कूल जाते हुए देखता हूँ तो ऐसा लगता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि जैसे कोई फल कार्बोहाइड्रेट से पकाया जा रहा है। ओह क्या बात है, क्या बात है। पचई में हम लोग खेल कूद के मार खाने लायक हो जाता था, तब पचई कक्षा में हम लोगों का पहली से चौथी तक तो खाली स्कूल जाना आना होता था, सही बात है, देखना होता था। गलत कह रहे हैं? हाँ, सही क्या बात। बात पचई है। से शुरू होता था, जी पेन आती थी जिससे इंग्लिश लिखाया जाता था, 4 लाइन की आती थी, स्केल बताई जाती थी कि 2 लाइन मारो। पहले तो उसके स्लेट भी चलती स्लेट होगी। चलती थी, खड्डी स्लेट। हाँ, उससे पहले पटरे, हम उस जमाने के जिसमें नरकट की कलम चलती थी, जिसको गढ़ी जाती थी, दवात में डुबोई जाती थी, हाँ, लिखाई हाँ, जाती थी, लिखाया जाता था। जब एक कंपनी ने किरिच नाम से एक लकड़ी निकाली, हाँ, जो किरिच, अच्छा, हाँ, वो एकदम समझ लो कि पेंसिल नुमा होती थी, हाँ। और उसको गढ़ करके तो फिर वो जल्दी टूटती नहीं थी, जल्दी सूखती नहीं थी। वो मुझे लगता 5 पैसे या 3 पैसे की मिलती थी। अच्छा, हाँ, उससे लिखा जाता था। फिर जो बड़े अमीर घन का लड़का होता था वो जी पेन होता था, वो पेन में जो आजकल कैलीग्राफी के लिए यूज करते हैं ना, ऐसा पेन फंसाने वाला, अंग्रेजी लिखे जाने के लिए वो चीज होती है, उसको जी इंक पेन, वाला जो हाँ, वो इंक उसको वाला बॉल पेन, पेन हाँ, कहते थे, आ, वो इंक वाला पेन। तो हम लोग मतलब उस जमाने के निकले हुए हैं। कैलकुलेटर जब पहली बार मैंने देखा था तो मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर ये मिल जाता तो गणित में पास हो जाते। भैया मैं तो जब पहली बार देखा कैलकुलेटर, मैं तो चेक करता था सही बता रहा है कि नहीं। सही होता। सोचिए, हाँ, हम लोग बुझ जाए, देखिए अतीत कैसा लग रहा है, लेकिन इसी अतीत को आप चले जाए, कितना देखिए बड़े लोगों के कोट भी कितने बड़े होते हैं। किससे आदमी क्या करता था कवि सम्मेलन की दुनिया में, जब आज के 20-25 साल पहले, वो जीवंत किस्सों को सुनाता था। हाँ। मान लो सुनाया और मजा आ गया, जनता को भी मजा आया और पीछे वालों को भी मजा आया, ठीक है ना। फिर वो किस्सा कंटिन्यू कर लेता था वो कवि सम्मेलन में। अच्छा, कवि सम्मेलन में तब इतनी सहज यात्रा नहीं थी, तो जैसे एक किस्सा है, ओम व्यास ओम नाम के एक कवि होते थे, जानते होंगे। तो वो उनको उतरना होता था भोपाल, क्योंकि वो रहने वाले कहाँ के थे, भोपाल के नहीं, वो रहने वाले थे उज्जैन के। अच्छा, तो वो भोपाल से उतर के बस लेके उज्जैन जाते थे। तो उनकी थे। यात्रा इतनी कठिन थी कि पहले भोपाल पहुंचो, ठीक है, भोपाल से फिर बस लो, और कहीं अगर आगे निकल गए फिर उतना आओ वापस। हाँ, तो वो अपने गले में एक तख्ती डालते थे। अच्छा, क्योंकि भैया 3 बजे कवि सम्मेलन खत्म हुआ। हाँ। खत्म कहाँ हुआ, इटारसी में। ठीक है। इटारसी से भोपाल की यात्रा 3 घंटे की। ठीक है। अब 3 घंटे में ही घर ही नींद लग जाए और आगे निकल गए तो क्या हो सही जाए। बात। 1-2 बार निकल गए तो जुगाड़ निकाला, बोले क्या जुगाड़, तो तख्ती टांग देते थे कि कृपया भोपाल आने पर यहाँ के यात्रीगण मुझे जगा दें, क्योंकि भोपाल से मुझे उज्जैन जाना होता है। अब ये किस्सा मैंने आपको सुनाया, मजा आया। हाँ। यही किस्सा वो वहां सुना देते तो प्रैक्टिस में ला दिया उन्होंने। हाँ। समझ आया? तो आदमी कैसे, घटना से ही तो कोई चीज जन्म लेती है। तो हम जो हैं, हम अपने सामाजिक दायित्व को समझते हुए, अब यात्राएं जो हैं इतनी छोटी हो गई कि हम 2 घंटे में यहाँ मुंबई से दिल्ली पहुंच जा रहे हैं, दिल्ली से भोपाल पहुंच। अब जब यात्रा नहीं रही तो चर्चा नहीं रही, चर्चा नहीं रही तो फिर चर्चा के अंदर निकलने वाले जो लतीफे, हास्य, परिहास, ठहाका, वो नहीं रहा। जब वो नहीं रहा तो कवि सम्मेलन का मंच जो 3 राउंड का हुआ करता था,
पहले अपराधी ही राउंड चलाते थे, हम ऐसा नहीं है, हम भी 3 राउंड चलाते थे। गोली और बोली दोनों की दुनिया राउंड में रहती थी उस जमाने में। गोली और बोली की। हाँ, दोनों दुनिया राउंड में थे। भले पूछते ना भाई कितने राउंड चलिए, 6 राउंड गोली चली बाबू वहाँ, ऐसा यहाँ कितना कवि सम्मेलन का 3 राउंड कवि सम्मेलन चला बाबू। क्या बात है, क्या बात। राउंड जो है हमारे में होते थे उस जमाने में। तो उस जमाने की यात्राएं आदमी के अंदर। तो मैं पानी कविता पर था। पानी की कविता। प्लीज। अच्छी कविता ऐसा मुझे लगता है कि, और लिखने के बाद मेरे अंदर खुद भी ये कविता इतनी है कि मुझे डांटती है। मैं पानी का कहीं उपयोग अगर दुरुपयोग करता हूँ तो मुझे खुद सीख देती कि नहीं। गर्मी के महीने में चिलचिलाती धूप के बीच डोरबेल बजी, मैंने दरवाजा खोला। एक शख्स पोस्टर थमाते हुए बोला, हम जल जीवन मिशन से हैं, आप हमारे तरीके अपनाइए और पानी बचाइए। हम ठहरे हाथ से कवि, हमने कहा पहले आप बताइए कि आप पानी कैसे बचाते हैं। वो बोला किसी को बताना मत, हम सिर्फ बरसात के महीने में नहाते हैं। हम सिर्फ बरसात के महीने में नहाते हैं। फिर हमें दूसरा मजाक सूझा। हमने कहा आपके घर कभी मेहमान आते हैं तो उन्हें तो पानी पिलाते हैं। बोले ना ना ना, हम उनके सामने बैठ के अचार खाते हैं। हमने कहा अचार खाने मात्र से आप जी लेते हैं। बोले नहीं नहीं, हमारे अचार खाने से उनके मुंह में पानी आता है और खुद ही पी लेते हैं। हमने कहा तुम कमाल हो भाई। बोला कमाल हम नहीं है, कमाल पानी है। पानी की हम सब पर बड़ी मेहरबानी है। चाहे जीव हो, जंतु हो, जानवर हो या जात हो इंसानी, सबको चाहिए पानी। एक बात आपको सुनकर के होगी हैरानी, चाहे ऐतिहासिक हो, पौराणिक, हर घटना के पीछे है पानी। वाह। आपने सुनी होगी राम कहानी, हाँ। उसके पीछे भी है पानी। पानी लेने गए श्रवण कुमार को अगर राजा दशरथ ने जानवर समझ के न मारा होता, क्या बात है, तो राम राजा ही होते, वनवास न धारा होता। क्या वाह, बात है, वाह। वाह वाह वाह। एक बात आपको और है बतानी, हाँ। महाभारत के पीछे भी है पानी। अच्छा। पानी के आभासी कुंड में दुर्योधन के गिरने पर अगर द्रौपदी ने ताना न दिया होता तो इस धरती पर महाभारत नहीं हुआ होता। क्या बात है, सही बात। एक किस्सा जो राजस्थानी है उसके पीछे भी पानी है। हाँ। पानी में ही तो अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती का चेहरा देखा था हाँ। और पानी की जीत कर ली थी। रानी भी छतरानी थी, हाँ। जौहर करके पानी की लाज रख ली थी। क्या बात है। बहुत सोचा है, बहुत खाक छानी है, तब जाकर के एक बात जानी है, धरती और आकाश के प्रेम के बीच में भी पानी है। वाह। शायद इसीलिए जब कभी आकाश का पानी घट जाता है तो नीचे धरती का कलेजा अपने आप फट जाता है। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह। इसलिए धरती का कलेजा अपने क्या आप। बढ़िया ऑब्जर्वेशन। हाँ हाँ हाँ, बहुत सोचा है, बहुत खाक छानी है, तब जाकर के एक बात जानी है कि धरती और आकाश के प्रेम के बीच में भी पानी है। शायद इसीलिए जब कभी आकाश का पानी घट जाता है तो नीचे धरती का कलेजा अपने आप फट जाता है। इसीलिए हमें छोड़नी होगी मनमानी और बचाना होगा पानी, क्योंकि पहले नदी, फिर तालाब, फिर कुआं, फिर हैंडपंप, फिर नल की टूटी, अब पानी की बोतल। हमने पानी के सिमटने का सफर है देखा। हाँ। और अब हम पार करने वाले हैं लक्ष्मण रेखा। हाँ। अगर हमने पार कर ली लक्ष्मण रेखा तो फिर हम पछताएंगे, भगवान राम भी हमें नहीं बचा पाएंगे। वाह। एक बात बहुत छोटी सी है मगर दिल को छूती है। बात बहुत छोटी सी है मगर दिल को छूती है। चाहे श्राप हो या संकल्प, दोनों जगह जरूरत पानी की होती है। क्या वाह, बात है, वाह, क्या बात है। वाह, चाहे श्राप हो वाह। या संकल्प, दोनों जगह जरूरत भाई है। श्राप हो हाँ। या संकल्प, कमंडल से पानी कमंडल। कहीं निकाल करके मारता है। हाँ। और संकल्प लेना कि यह काम अच्छा करना है। हाँ, पानी अंजलि पानी में। चाहिए। एक बात बहुत छोटी सी है मगर दिल को छूती वाह। है। चाहे श्राप हो या संकल्प, दोनों जगह जरूरत पानी की होती है। इसलिए हमें होश में आना होगा, हर कीमत पर पानी को बचाना होगा। जैसे बादल पानी बचा के रखता है आसमान में, जैसे रोजा रखने वाला पानी बचाता है रमजान में। हाँ। क्या बात है। जैसे रोजा रखने वाला पानी बचाता है रमजान में। जैसे ऊंट पानी बचा के रखता है अपने पेट में, जैसे नदी पानी बचाती है चैत बैसाख और जेठ में। हाय। जैसे माली पानी बचाता है अपने फुलवारी के लिए। हाँ। जैसे किसान पानी बचाता है अपनी क्यारी के लिए। और एक उपमा ईश्वर ने मेरे हिस्से दी है, सुनना आप लोग, बहुत अच्छा लगेगा। जैसे माली पानी बचाता है फुलवारी के लिए, जिसे किसान पानी बचाता है अपनी क्यारी के लिए, जैसे पनिहारन बचाती है पानी
घड़ा भरते हुए, और जैसे एक पिता बचा लेता है आंख का पानी बेटी विदा करते हुए। क्या ओह, बात, हो। क्या बात, वाह वाह वाह। क्या जैसे बात, क्या वाह, बात है। जैसे एक पिता बचा लेता है आंख का पानी बेटी विदा करते हुए, इसलिए अंतिम निवेदन इतना सा है कि न वाह। सोना, न चांदी, न बंगला, न कार छोड़ करके जाइए, आपकी आने वाली पीढ़ी कहीं प्यास से न मर जाए, इतना पानी तो मेरे हुजूर, मेरे सरकार छोड़ करके जाइए। क्या बात, क्या बात है। वाह 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 वाह। मेरे गुरु एक बात और कहते थे, जो सबसे पहले गुरु थे, कि मैं एक दिन ले गया कविता लिख के, तो मैंने कहा देखिए ना जरा कैसी है, तो किनारे रख दिए। मूड में थे उस दिन। मैं डर गया। हाँ, तो जो बात बोली यार, बात याद है यार, सुनना। उसने कहा दिनेश, आज एक बात बता रहा हूँ, मूड में हूँ, तो कि कविता विता ठीक है, तो क्या लिखता है क्या नहीं लिखता है पता है हमको। अच्छा, लेकिन जितनी देर तू कविता लिख रहा था ना, काम, क्रोध, मद, लोभ से दूर था, 100% इंसान था, आदमी था। क्या बात, यही जीत है तेरी, कविता क्या किनारे कर बात, दे। क्या बात। और यार बोले दिनेश, जितनी देर कोई कलाकार अपनी कला से जुड़ा होता है, उतनी देर वो बुराइयों से बचा रहता है। वाह, यही बहुत कविता है। बढ़िया। वाह। आप दोनों जन लिखते हो, आप देख लो, जब एक शेर लिख रहे होते हो, खोए होते हम तो। खोए होते हैं हाँ, आप, खोए उस होते हैं। वक्त आपके जहन में कोई बात आती है, कोई कुछ भी किसी नहीं, को बस वो लूटने शेर की, है। किसी को तकलीफ पहुंचाने की, किसी को कुछ, कोई भी नहीं। किसी तरह की उतनी देर आप आदमी बना के रखिए, कलम ने, कागज ने, कविता ने, हो गई कविता। कविता अच्छी बुरी आ गई, वो तो तुम्हारी किस्मत है। बोले उतनी देर तुमको आदमी बना के रखा है क्या यार, बढ़िया पर्सपेक्टिव है भैया। वाह वाह। उतनी देर तुमको आदमी बना के रखा उसने यार, तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं आने दी यार, क्या बात। उस कागज कलम ने, उस विचार ने। मैं एक घटना और बताऊंगा कि आदमी कैसे बड़ा होता है। राहत इंदौरी साहब कितना बड़े नाम, और क्या आपको जानकारी है कि नहीं है, राहत साहब मूलतः पहला प्रोफेशन क्या था जानते हैं उनका? पहला प्रोफेसर थे मेरे नहीं को। नहीं, वो तो बात का है। हाँ हाँ जैसे तुम अब हुए ना पत्रकार, हाँ। पत्रकार से पहले तुम विद्यार्थी थे, हाँ, विद्यार्थी से पहले तुम पिता के सहयोगी बनना चाहे होंगे बुरे समय में, कि मैं भी दो पैसा कमा के लाऊं। तो वो उस जमाने में वो पेंटर थे। अच्छा, राहत साहब। आपको एक हाँ, जानकारी रिहा बता साहब दूं, पेंटर थे। हाँ, आपके मकबूल फिदा हुसैन के बराबर के पेंटर थे वो। अच्छा, क्या बात। आप देखो कितनी बड़ी बात बता रहे हैं। जो जो मेरे मुसव्विर पास, थे। हाँ पेंटिंग का क्या काम बात है। उनका था। तो वो जो हाथ देखते हो ना, ओ, वो कैनवास का हाथ है। अरे वाह, क्या बात है। चांद। चांद, तो वो हाथ जो चलाते थे वो कैनवास चांद का, बन रहा है। चांद बन बनाते, वो रहा चांद है। बनाते थे ना कैनवास पे, क्या तो वो बात कवि, है। वो हाथ है, वो क्या प्रस्तुति बात है। है वो। क्या बात। हम तो हमेशा कहते हैं कि देखो, अभी हमने एक टिप्पणी की, राजनीति और कूटनीति क्या होती है। हाँ, बोले एक कुत्ता भूख के मारे भौंके, एक कुत्ता भूख के मारे भौंके। ठीक है। और आप उसकी एक रोटी देकर भूख शांत कर दो, हाँ। और बाद में रोज रोटी देने की आदत लगा दो, अच्छा, तो इसको राजनीति कहते हैं। वो गुलाम हो गया आपका, ठीक है। अब वो मेहनत नहीं करेगा। ठीक है। रोटी। ठीक है। और एक कुत्ता आपको काटने के लिए भौंके, हाँ, और आप उसके सर पर तब तक हाथ घुमाओ जब तक आपके दूसरे हाथ में लाठी ना आ जाए। इसको कूटनीति कहते हैं। क्या बात है कि नहीं? भाई, इससे बढ़िया डेफिनेशन आ सकती है क्या? हाँ, तब तक हाथ घुमाओ और जब तक आपके दूसरे हाथ में लाठी ना आ जाए। अमन दूर जल्दी। हाँ? सही बात। राजनीति का परिदृश्य बदल गया, राजनीति का चरित्र बदल गया। राजनीति, जिस पार्टी का अंतिम नेता मैं अटल बिहारी वाजपेयी को मानता हूँ, जो आदमी कहता है कि मैं ऐसे गद्दी को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। आपके तो अनुभव भी रहे होंगे भैया उनके साथ कुछ। नहीं, अनुभव तो नहीं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी हुई एक घटना, राहत साहब से जुड़ी हुई घटना रह गई। देखना, राहत साहब जिन भी कारणों से मेरे से थोड़े से उनके वो रहे, मतलब मुझे वो बड़े लतियाते थे, डांटते थे, गाली देते थे, और लेकिन मेरे अंदर एक वो था कि दोस्त तू मेरा महबूब है, तुझे मना के मानूंगे, ये था। एक कवि सम्मेलन हुआ कानपुर में, ठीक है। तो राहत साहब, आयोजक ने कहा कि राहत साहब और
दिनेश बावरा एक ही कमरे में रुकेंगे। एक ही कमरे रुके? तो राहत साहब ने कहा कि एक शब्द डैश 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 बीप लगाओगे आप लोग, तो लगाने की जरूरत नहीं, मैं बोलूँगा ही नहीं, वो नहीं रुकेगा, किसी और को भेज देना। बात आई गई हो गई। ये बात मेरे सामने हो रही है, क्योंकि मैं पहले पहुंच गया हूँ, राहत साहब को बाद में आना है। ठीक है। तो टेलीफोन जो चोंगा वाला होता था उसमें वो सुनाई दे रहा था ठीक मुझे। है। देखो, मैं मनुष्य हूँ तो मुझे तकलीफ होनी गाली सुनने पर, स्वाभाविक प्रक्रिया। लेकिन मेरे अंदर एक जिद्दी कवि भी था कि अरे ठीक है ना, बड़ा आदमी गाली भी दे रहा था, कौन दे रहा है, बड़ा खलीफा दे रहा है, चलो ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये प्रक्रिया गाली गलौज वाली पिछले 2 साल से चल रही थी। अच्छा। बहुत मुश्किल से टकराते थे, लेकिन जब भी टकराते थे तो खूब ढंग से टकराते थे। हाँ, मैं नहीं टकराता था, वही टकराते थे, वो भी बात है। तो उस रात क्या हुआ, हम दोनों की ट्रेनें की, मेरे कुशीनगर। ठीक है। हम मुझे कल्याण आना, उन्हें भोपाल उतरना। वो हो गई 4 घंटे लेट, ठंड का समय था। तो हम लोग दोनों जन कानपुर प्लेटफॉर्म पे आ गए। तो मुझे सोने की आदत नहीं, और उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, तो वो सो गए। तो मैंने उनको उनकी ही मिली हुई शॉल उड़ा भी दी, सो गए। फिर मैं प्लेटफॉर्म ऐसे चक्कर मारने लगा, तो देखा एक बूढ़ा आदमी उस ठंड में बीड़ी के सहारे, बीड़ी की आगे के आग के सहारे अपने को ठंडक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। खींचता तो जब आग जलती तो ऐसे ऐसे कर लेता, और एकदम हड्डी जर्जर, मतलब समझ लो 80-85 साल। तो हमको दया आई, क्योंकि हम चाय पीने गए, तो हमने दया भाव कवि का सबसे पहला भाव है, तो हमने एक चाय खरीदी और उसको भी दे दिया। तो उसने भी पी लिया चाय वगैरह। तो चाय पीने के बाद वो लेट गया उस ठंड में। तो मुझे लगा अब सो गया है, पेट में थोड़ा चीजें चली गई हैं। तो मेरी शॉल जो थी मेरे पास, वो मैंने उसको उड़ा दी। ठीक है। अच्छा, वो चलते चलते क्या है कि मुझे ऐसा लगा, मैं प्रतीत हुआ, जहाँ राहत साहब लेटे थे वहाँ के आस पास आ गया। जैसे चाय दे दी, मैं चाय देकर तो आ गया, उसने देखा कि मैं वहाँ बैठा हूँ। तो वो जो दूरी तय की 100 मीटर की कह लो, 50 मीटर की, उतार के राहत साहब के पास आ गया। मेरी नज़र पड़ी, तो जब लेट गया तो मैंने उसको उड़ा दी। राहत साहब का नशा खुला, तो वो मैं तब तक, मैं तो सोया ही नहीं था, तो मैं घूम रहा था कि अब ट्रेन आ रही है, अब ट्रेन आ रही है, पता कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ा दूर था, और राहत साहब उस भिखारी को मैं समझ के जगा रहे थे। दिनेश उठो उठो, कहाँ देर पहुंची? अच्छा, तब तक मैंने वहां भागा। अरे बोला वो मैं नहीं हूँ। अरे शॉल तो वही है रात वाली, कौन है? मैंने कहा वो एक भिखारी आदमी था, वो रात को ऐसा ऐसा था, तो मैंने उसको उड़ा दिया, अब वो सो रहा है, सोने दीजिए। उन्होंने इतना हिला दिया था कि वो शॉल हट गई थी। अच्छा। तो मुझे डर लगा यार, इतना हिलाया, ये तो शराब भी नहीं पिया था, चाय पिया ही होता। भाई वो डेथ हो गई थी उसकी। ओ भाई साला, हमारा माथा खराब, हमारी उम्र भी उतनी नहीं थी, हम डर गए एकदम। और क्या, राहत साहब बोले, और ये शॉल तूने उड़ाई? हाँ। अच्छा, कैसे, क्या हुआ? मैंने कहा ऐसा ऐसा था, तो मैंने चाय भी पिला दी थी, और ये बीड़ी के सहारे वो लगा था। अच्छा अच्छा, राहत साहब तब भी बड़ा नाम तो थे ही। तो हम लोगों ने कैंटीन वाले ने राहत साहब को नहीं पहचाना। कैंटीन वाले के पास गए, हमने कहा भैया वो ऐसा ऐसा। कैंटीन वाले ने 2 मिनट में सूचना दे दी। तो वो तो भिखार, वो तो रेलवे है, उसके लिए वो, हमारे लिए वो संवेदना है ना। ये बात हो गई, राहत साहब सन्नाटा, हम भी सन्नाटे में, और ठंड भी सारी, मतलब एक खाली संवेदना काम नहीं कर रही है, ठंड भी काम कर रही है, ट्रेन का आना का समय भी काम कर रहा है। तो लेकिन राहत साहब ने देखा, फिर हम लोग एक ही डब्बे में बैठे। तो राहत साहब ने कहा कि दिनेश, पहली बार उन्होंने मुझे दिनेश, पहले बावरा, दिनेश यार आज तूने दिल जीत लिया यार। मैंने कहा कि, बोले आज के बाद में कभी भी तुझे गाली नहीं दूंगा, तेरे से नफरत नहीं करूंगा, तो कभी शायर जो कुछ भी है, आदमी बहुत अच्छा दोस्त, क्या और जीवन में इसी को जिंदा रखना। और आपको एक जानकारी बताऊं, मेरे एक दोस्त ने उन पर फिल्म बनाने की सोची। अच्छा। तो मैंने खाली फोन किया, तो कोरे कागज पर साइन करके भेज दिया। क्या बात है। वो कागज आज भी है। बोले दिनेश ने बोलिए ना, साइन कर ले, तेरे को जब बनानी होगी, जैसी बनानी होगी, जो करना होगा कर लेना। क्या बात है। आज भी वो कागज है हमारे पास। क्या बात है, क्या बढ़िया, क्या बढ़िया किस्सा। और कैसे थे राहत साहब भैया? हो थोड़ा पर्सनैलिटी, हम तो मतलब बड़े दुर्भाग्य रहा कि हम बताएं कुछ लोगों को। देखो बड़े बड़े होते हैं, मुनव्वर साहब, राहत साहब, वसीम साहब,
क्या पर्सनैलिटी। सुरेंद्र शर्मा हिंदी कवि सम्मेलन में, उनसे अच्छा आदमी नहीं हमारे इंडस्ट्री में। अच्छा, ये जान लेना आज की तारीख में, आदमी के पैमाने पर सुरेंद्र शर्मा जी से अच्छा आदमी। अच्छा, मैं तो भैया इंटरव्यूज और कवि सम्मेलन में देखा, थोड़ा सा मुझे वो सख्त मिजाज लगते वही हैं। तो बात है। मैं आपको बताऊं, मेरे कैरियर में उतना बेहतरीन आदमी, कुछ साझा करें वो भैया। एकदम बिल्कुल साझा करूंगा। एक कवि सम्मेलन हुआ राजस्थान में, कड़ाके की ठंड में मेरा संचालन था। मैं उत्साह में जम के बोल गया तो अंदर गर्माहट और बाहर ठंड, कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया। अब मुझे लूज मोशन शुरू हो गया। मैं सुरेंद्र शर्मा जी की गाड़ी में, ठीक, मुझे हर 10 मिनट पे जाना होता वॉशरूम, गाड़ी रुकाते वॉशरूम, पानी लेके खड़े रहते, पानी ये वो जो भी। फिर सुरेंद्र शर्मा जी ने जब एयरपोर्ट आया उदयपुर, तो सुरेंद्र शर्मा ने, तू मत उतरना, मैं आता हूँ। अंदर गए, सुरेंद्र शर्मा उदयपुर में, बोला एक कवि है मेरे साथ, उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी टिकट मुंबई की कैंसिल करो, तो वो मेरे साथ, मैं दिल्ली ले जाऊंगा उसको। अच्छा, हाँ, खाली जुल्लम लूज मोशन पे। और तब तक मेरी दवा खा करके मुझे आराम मिल हल्का गया हल्का था। होना शुरू हो गया था, लेकिन इतना लूज मोशन हो गया था, डिहाइड्रेशन, हाँ, कि हाँ, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, कमजोरी हो गई। कमजोरी हो गई। तो उन्होंने अपने साथ फ्लाइट कराई, मैं आया। सोनू निगम वीआईपी लॉन में बैठे थे, अच्छा, सुरेंद्र जी को पहचाने, बोले अरे सुरेंद्र जी हम तो, अरे बोले इसकी खराब हो गई था, तो क्या मदद चाहिए बताइए। सोनू निगम ने कहा, मेरे पास मैं तस्वीर मेरे घर में लगी हुई है, हाँ। मैं बताऊंगा। तो सोनू निगम जी ने मेरे को मदद की, और वो हुआ, एयरपोर्ट अथॉरिटी आ गई है, वो सुरेंद्र जी, सोनू निगम, अरे कोई बड़ा ही आदमी होगा, फील होना। मैंने कहा जुलाब फिर शुरू होना चाहिए। अभी आराम ना मिल जाए। हाँ, ये इतने बड़े बड़े लोग खातिर में लग गए यार। हाँ, देखिए मैं क्या कहता हूँ, संवेदना, ये मेरी एक कविता है, कभी सुनाऊंगा मैं उसको। तहसील पर ही है कि एक आदमी कैसे तहसील में जाता है जन्म प्रमाण पत्र लेने के लिए। सुनाइए ना भैया, वो हाँ, कविता तो हो जाएगी बढ़िया। वो पूरी तरह से याद तो है मुझे, लेकिन फिर भी मैं कहीं भटक जाऊं, लेकिन कविता का धरातल कैसे, मैं गांव का हूं ना, गांव मेरे अंदर कैसे है। फटी धोती नंगे पांव एक मजदूर तहसील में जाके बोला, हुजूर हाँ, जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है। अधिकारी बोला, कब पैदा हुए थे बताइए। हाँ, मजदूर बोला, हुजूर उस साल पैदावार बहुत कम हुई थी, हाँ, खेत में बहुत चूहे थे, हाँ। अम्मा बताती है कि रामधनी की बछिया और हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। क्या बात है, वाह, क्या बात है। अब बताओ, गांव का अनपढ़ आदमी क्या लेगा, क्या 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 होगा, कुआं खुदा था उस दिन, वो मर गई थी, यही उदाहरण देता, उसी दिन हम पैदा हुए थे। उस साल पैदावार कम हुई कम हुई थी। हाँ। क्यों हुई थी, तो क्यों खेत में बहुत चूहे चूहे थे। अम्मा बताती हैं कि रामधनी की बछिया और हम दोनों ही एक ही दिन पैदा हुए थे। अधिकारी बोला, अरे भाई प्रमाण चाहिए, हाँ, जाइए किसी से लिखवा के लाइए। हाँ, मजदूर बोला, हुजूर कुछ कीजिए ना, बिना प्रमाण के ही बना दीजिए ना। हाँ, अधिकारी बोला, तुम गरीब जनता हो, बड़ी भोली हो, हाँ। इस देश में राम को जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ा था, तुम किस खेत की मूली हो? क्या बात है। तुम किस खेत की मूली हो? जाओ लिखवा के लाओ प्रधान से। मजदूर बोला, प्रधान, हे भगवान, उनके पास नहीं जाएंगे, और गए तो वापस नहीं आएंगे। ठीक है। अधिकारी बोला, इसका मतलब समझाएंगे। अरे हुजूर, अम्मा बताती हैं वो हमारा सड़क खा गए, शौचालय खा गए, आवास खा गए, उन्हीं के चलते हम इस हालात में आ गए, ये सब उन्हीं की मेहरबानी है, हाँ, हम गरीब उन्हीं की लिखी हुई एक कहानी है। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, क्या बात, क्या बात है। क्या बात। हम गरीब उन्हीं की लिखी हुई एक कहानी है, हम गरीब उन्हीं की लिखी हुई एक कहानी है। तो ऐसी कविताएं हम लोग समाज के लिए लिखते रहते हाँ, हैं। ये आधी सुनाई मैंने आपको, लेकिन पूरी कैसे, मैं अंतिम लाइन इसकी जो है कि वो तहसील मतलब मजदूर कहता है कि जो आपके इतना सुनने, मजदूर जब पूरी कहानी सुन लेता है तो कहता है, इतना सुनने के बाद अधिकारी की आंखों में आंसू, हाँ, हाथ में कलम के रूप में एक शस्त्र था, हाँ, और 5 मिनट के भीतर उस मजदूर के हाथ में जन्म का प्रमाण पत्र था। क्या बात है। वाह, तो आप अपनी दायित्व को समझो, लेकिन दायित्व का इतना तनाव बढ़ा दिया है ना इस देश में, इतना तनाव है ना, अधिकारी को डर लगता है कि पता चले हम क्या कर रहे सही हैं। बात ये भय मुक्त समाज। मैं एक अच्छा उदाहरण दूंगा, फिर आप उसको एडिट पैनल पे डालना। मैं समाज का अच्छा समाज क्या है, एक चमचमाती हुई सड़क है,
हम जो हमारा शो है लेट्स लाफ, वो जो है हम क्यों ला रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में मैंने जैसे कहा ना कि परिस्थिति जो है वो डिमांड ये कर रही है कि हमको जिसको सुनना है उसको हम टिकट खरीद के जाएंगे, और लेकिन जिसको नहीं सुनना है उसको हम फूकटी कौड़ी लेकर के भी नहीं जाएंगे, फ्री में भी नहीं जाएंगे, फ्री में भी नहीं जाएंगे, बराबर है। तो हम कवियों को, हम साहित्यकारों को परिस्थिति, बदलती परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अगर हम गद्दे से कुर्सी पे आए, कुर्सी से सोफे पे आए, तो हमको ये भी ध्यान रखना होता है कि सोफे पे आने के बाद हरकतें भी सोफे वाली हों। हाँ। भैया कुमार भैया से जुड़ा कोई किस्सा ऐसा कोई? कुमार सर विरोध की प्रतिभा है वो। अच्छा, ऐसा था कि भैया एक टाइम पे उनको भी सबने हाँ cancel हाँ, कर दिया था। वो जबलपुर का ही मंच था, नहीं भोपाल का मंच था, उन आयोजक का भी मुझे नाम पता है। कैसा था भैया वो? क्या था कि देखिए एक बात बताएं आपको, कब किसी भी युग में, जैसे कि मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक बात, बाढ़ आएगी तो नदी प्रदूषित होगी, कुछ देखो, अपने विरोध को आप कभी भी इस दृष्टि से नहीं लेना चाहिए कि आपका वो दुश्मन है। हाँ। इस दृष्टि से लेना चाहिए कि जो मुकाम उसको चाहिए था वो उसको न मिल करके मुझे मिल गया है, उसका ये प्रतिक्रियात्मक प्रतिक्रिया है, ठीक है, ये एक उसकी प्रतिक्रिया है। ठीक है। आप जब इस तरीके से सोचोगे तो आपके विरोधी के प्रति भी आपके भीतर सम्मान पैदा होगा। लेकिन आप ये सोच लो कि अरे ये क्या बात हुई, तो कुमार भैया के साथ भी यही हुआ। कुमार भैया घोर प्रतिभाशाली, ठीक है, कुमार सर मतलब भाषा के मामले में उस समय चमत्कार पैदा कर देने वाला, भाषा में उनका, और मेमोरी शबाब नहीं, और वो मथुरा पट्टी से थे, तो मथुरा में कृष्ण लीलाएं जो हैं वो उनके अंदर, वो वहाँ से आया, छेड़खानी और बाल लीलाएं वो वहाँ से आई, तो उनके परिवेश ने उनको गढ़ा और परिस्थिति ने उनको माजा। गढ़ने के बाद जब बर्तन गढ़ जाता है मटका, तो बाहर से जब आप घसोगे तब चमकता है ना वो, तब उसका निखर के आता है। तो परिस्थिति क्या हुई कि लोग उनकी महत्वाकांक्षा, उनका विजन बड़ा था, तो उस हिसाब से वो प्रस्तुति देते थे, तो लोगों को लगता था कि हमारा समय ले लिया कुमार सर ने, या हमारा ये कर लिया, वो कर लिया। तो इस चलते वो जो है उनका विरोध धीरे धीरे बड़ा होता गया। एक समय ये आया कि जो निर्भय बाबा वाली कहानी थी वो दोहराई गई भोपाल में, और सारे कवियों ने बोल दिया कि कुमार विश्वास जी हैं तो हम नहीं पढ़ेंगे। आयोजक कुमार विश्वास जी का भयानक वाला फैन, वो गया कुमार भाई, बोले भैया ये सब बोल रहे हैं, तो बोले निर्णय ले लो, आपको क्या लेना है। बोले नहीं भैया, आप कितना देर कवि सम्मेलन संभाल देंगे। तो 3 लोग ऐसे थे कि जो तैयार थे, खेमे से बाहर थे, ठीक है। तो बोले हम जो हैं 2-2.5 घंटा तो कर ही देंगे। तो बोले आज का कवि सम्मेलन 5 घंटे की जगह 2 ही घंटा होगा, लेकिन इनको नहीं पढ़वाएंगे। अरे बाप रे, क्या बात। तो उस कवि सम्मेलन में सिर्फ 3 लोग थे। अच्छा। और कुमार विश्वास जी ने उस कवि सम्मेलन में 3.5 घंटा पढ़ा था। ओ क्या बात है। तो कुमार विश्वास जी को उस दिन पता चला, अंगद की तरह, हनुमान की तरह, कि हमारे अंदर तो यार समुद्र पार करने आने की क्षमता है। हाँ? उस दिन पहली बार उनको आभास हुआ। तो किसी भी चीज को देखो, ये जो हमारे घर के गमले हैं उनकी खूब देख रेख करनी पड़ती है। अच्छा। बनफूल जो है, सही बात है, वो अपनी अलग सुगंध लेकर के जंगल में अपना रास्ता बनाते हुए आ जाता है यार। वसीम साहब का एक शेर भी है, जहाँ रहेगा वहाँ रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, जहाँ रहेगा वहाँ रोशनी। आप में जूझने की क्षमता होनी चाहिए। ये बात जान लीजिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आप में जूझने की क्षमता होनी चाहिए। बहुत कम बार होता है कि प्रतिभा अपनी जगह नहीं पहुंच पाती है, बहुत कम बार। तो एक कविता है, एक नज्म है जिसका उन्वान है कंडक्टर। अच्छा। छोटी सी नज्म है भैया। एक रोज पिताजी ने बोला था। क्या बात है। आर्टिस्ट की जो पूरी जर्नी है वो इस कविता में है, स्पेशली मेरी, अमन की और आपकी भी कहीं ना कहीं। एक रोज पिताजी ने बोला था, घर की गाड़ी चलती है, तुम इसमें लग सकते हो, ड्राइविंग अगर नहीं आती तो कंडक्टर बन सकते हो। मैंने कहा था मुझे पिताजी, पैशन फॉलो करना है, शेर सुनाने हैं लोगों को, कंडक्टर नहीं बनना है। कैसे बोलूं किस किस तरह, जीवन गाड़ी खींच रहा हूँ, मैं कंडक्टर ही तो हूँ पिताजी, शो की टिकटें बेच रहा हूँ। वाह 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 वाह, हाय हाय, शो की टिकटें बेच रहा हूँ। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। सुदामा वाली वो सुना दीजिए ना। कौन सी? ये बच्चे पूछ रहे थे। अच्छा, एक गजल के 3 शेर हैं, सुनाना।
ये वो कबीला है जो हुस्न को खुदा माने। अच्छा, वाह। ये वो आहा। कबीला है जो हुस्न को खुदा माने। हाँ, यहाँ पे कौन तेरी बात का बुरा माने। क्या बात है, वाह 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 वाह। वाह। ये वो कबीला है जो हुस्न को खुदा माने। यहाँ पे कौन तेरी बात का बुरा माने। इशारा कर दिया है आपकी तरफ मैंने। वाह। इशारा कर दिया है आपकी तरफ मैंने। ये बच्चे पूछ रहे थे कि बेवफा माने। वाह 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 वाह। इसका आखिरी शेर है भैया। हाँ, मैं उस बदन की बनावट को ऐसे देखता हूँ। मैं उस बदन की बनावट को ऐसे देखता हूँ कि जैसे देख ली हो द्वारिका सुदामा ने। ये शेर मेरे कान से गुजरा था। वाह 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 वाह। कि जैसे देख ली हो द्वारिका सुदामा ने। क्या बहुत बात है शुक्रिया यार, भैया। वाह, खा गई लड़का हमारा। यहाँ तुम देखना रुतबा हमारा। हाँ, वाह। हमारी रेत है दरिया हमारा। हाँ, वाह। किसी से कल पिताजी कह रहे थे हाँ। मोहब्बत खा गई लड़का हमारा। क्या बात है। वाह शुक्रिया वाह भैया। वाह 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 वाह। किसी से कल पिताजी कह रहे थे मोहब्बत खा गई लड़का हमारा। वाह वाह वाह। कुछ शेर थे भैया ये। अच्छे कदरदानों होते हैं, शायर होने के बाद भी दूसरे शायर को कहें कि तू अपना एक शेर वाला सुना दे। अमन की ये कदरदानी जो बहुत, है, बहुत। कदरदानी से कदर से कदरदानी बना है ना। तो कद्र जो है यही आदमी की पहचान है कि एक शायर खुद कहे कि यार भाई साहब वो जरा सुना दो यार। सही एक बात शेर। क्या बात है यार। अच्छा, वाह, वाह, एक वाह। ये भी है भैया, अमन के अंदर भी है, हमारे अंदर भी है कि हम सुनने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, ना कि सुनाने में। हम ज्यादा आशिक सुनने के हैं लिखने से ज्यादा भैया। सेम यार भैया, तो सेम। अभी तो टाइम की वजह से हमें खत्म करना पड़ रहा है, हाँ। वरना हम तो आपके साथ और अरे यार, 4-5 हम घंटा तो बैठे मैं रहे। आप हर विषय पर शेर, मतलब मैं कई जगह इसका शेर सुनाता हूँ कि यार एक अमन मिश्रा है, देखो कैसा लिख रहा है। हाँ। मतलब किस जमीन, अच्छा जमीन, ताजुब शेर लिखना नहीं है, नई जमीन पर लिखना है। हाँ वो जो बल्ब के निर्माता थे, साइंटिस्ट, हाँ, एडिसन। एडिसन या हाँ एडिसन। हाँ एडिसन ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, तो टीसी आया, हाँ तो वो कोट में हाथ डालने, इस कोट में हाथ डालने, तो टीसी, वो जो जिनके बाल ऐसे घुघराले थे वो एडिसन ही थे कि वो न्यूटन। हाँ न्यूटन हाँ। रहा, घुघराले बाल हाँ वाले। हाँ। तो आइंस्टाइन आइंस्टाइन यस। अच्छा अच्छा। अब बार आइंस्टाइन साहब ट्रेवल कर रहे थे, तो टीसी आई को देख करके पहले इसमें डालें उसमें डालें यार, तो टीसी ने थोड़ी देर में रिकॉल कर लिया कि ये कोई कॉमन पीपल नहीं है। तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका, तो बोले आइंस्टाइन। ओ आप तो साइंटिस्ट हैं, टिकट की जरूरत नहीं, आप बैठिए। लेकिन टीसी जब पूरा डब्बा चेक करके आया तो भी वो टिकट ही ढूंढ रहे थे। अच्छा। तो टीसी ने बोला कि जब आपको हमने कह दिया टिकट की जरूरत नहीं है, तो फिर क्यों टिकट ढूंढ रहे हैं? हाँ। बोले टिकट ही बताएगा कि मुझे उतरना कहाँ है। मैं भूल गया हूँ, मैं तो भूल गया हूँ। सुनील योगी की एक लाइन है, हाँ। खुदा खोजने से नहीं खो जाने से मिलता है। क्या बात है। तो खुदा ही नहीं, कला, प्रतिभा, कविता, शेर, नज्म खोजने से नहीं, खो जाने से मिलते हैं। बस। क्या बात है। भाई कुछ एक शेर है भैया। बराबर देख कर घबरा गया हूँ, आहा, बराबर देख कर घबरा गया हूँ, समंदर देख कर घबरा गया हूँ। आहा, बहुत सुंदर। बराबर देख कर घबरा गया हूँ, समंदर देख कर, समंदर देख कर घबरा गया हूँ। नया फौजी हूँ पहली जंग पर हूँ। भैया शेर सुने आप। नया फौजी हूँ पहली जंग पर हूँ, कटे सर देख कर घबरा गया। वाह 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 वाह। जिंदाबाद, वाह 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 वाह। क्या बात। नया फौजी हूँ पहली जंग पर हूँ, कटेसर देखकर घबरा गया। कटेसर देख कर घबरा गया हूँ। वाह। गिरा तो आप ही संभला था भाई, हाँ। गिरा तो आप ही संभला था भाई, मैं अपने गांव का पहला था भाई। आहा 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 आहा। गिरा तो आप ही संभला था भाई, मैं अपने गांव का पहला था भाई। किसी के इश्क में मारा गया है, हाँ। जो दुनिया जीतने निकला था। आहा, बहुत बढ़िया। किसी के इश्क में मारा गया है, जो दुनिया जीतने निकला था भाई। एक भैया एक वो है, थियरी है मल्टीवर्स की। ऐसा कहते हैं कि जैसी ये एक दुनिया है, ऐसी और कई दुनियाएं जो हैं, वो अस्तित्व में है। और एक कहानी है स्पाइडरमैन की। तो स्पाइडरमैन के बारे में ये है कि वो हर यूनिवर्स में किसी भी विलन को मार सकता है। आखिर में चाहे कितनी भी परेशानी हो, वो हर विलन को मार सकता है। लेकिन किसी भी यूनिवर्स में अपनी प्रेमिका के साथ नहीं रह सकता,
हर यूनिवर्स में उसकी प्रेमिका मरेगी। वाह, ऐसा कोई यूनिवर्स नहीं है कि वाह, जिसमें वो वाह। अपनी प्रेमिका के साथ बताओ रह पाए। कैसे कैसे लोग ऐसी नियति है कि समानांतर ब्रह्मांड में हाँ हाँ, हाँ हाँ कहीं भी अपनी प्रेमिका को नहीं मिलता, नहीं मिलता। वियोग ही है उसके। जबकि मल्टीवर्स का थियरी का कंसेप्ट यही है कि आप जो यहाँ नहीं कर पाए वो कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्स में आप कर कर पा रहे हैं। पाएंगे। तो ये है, तो वो शेर कुछ ऐसा भी है कि आ, इससे पहले कि और अंधेरा हो, वाह, मेरी ख्वाहिश तो है सवेरा हो, वाह, हाँ, और भी कायनात है मिश्रा, हाँ, और तू भी कि और भी कायनात है मिश्रा, तू किसी एक में तो मेरा हो। अरे वाह क्या वाह कहने वाह यार। वाह और भी हाँ, कायनात वाह है वाह मिश्रा, वाह, कहानी सुनानी बहुत जरूरी थी। हाँ, तू हाँ, किसी एक में शेर तो की मेरा तासीर हो। के लिए। सही बात। ये भी है, ये कुछ है भैया आपकी मोबाइल वो का मोबाइल बताओ। वाली लास्ट है। कविता हम सुनाते हैं हाँ। मोबाइल पे। जी, स्वागत है भैया। हर एक चीज का एक बात जान लेना, नुकसान फायदा सबका है। ठीक है। मोबाइल के कुछ नुकसान और कुछ फायदे हैं, लेकिन ठीक है। बहुत इस कविता ने मुझे रिस्पेक्ट दी, क्योंकि वो कविता जब लिखी गई थी हाँ, तब इतना मोबाइल का वो नहीं था, मतलब वे- इतना। उन्हीं दिनों आपसे जुड़ा था जब आपने ये कविता लिखी थी। वो कविता शुरू होती है कि इस दुनिया को खतरा न चीन, न पाकिस्तान, न अमेरिका, न इजराइल से है। हाँ, आज की तारीख में इस दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा आपकी जेब में रखे हुए मोबाइल से है। ठीक है, सूरज तेजी से ढल रहा है, ठीक है। जमाना रोज बदल रहा है। वाह, एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा वाह कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, हाँ, साथ में मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वाह वाह, एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, साथ में मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना चाहता है, साधु हो, संत हो, महात्मा हो, आम हो, खास हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। हाँ। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, हाँ। घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं लाचार हूँ, बेकार हूँ, क्योंकि खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है, न मैं चिल्ला रहा हूँ न किसी को बुला रहा हूँ। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं, किस मोबाइल की दुनिया ने उससे जवान कर क्या दिया। बात है, हो, क्या बात है, क्या बात है, वाह। वाह। ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है, इसने घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। बिल्कुल सही बात, वाह वाह, क्या बात है। इसने, आप तो साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, इसने छीना है नई किताब की सुगंध को। बिल्कुल। हाय, हाय। इसने छीन लिया है बेटी के शादी के निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। हाय 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 हाय। इसने घूंघट छीना है, हर रात छीना है, चैट की आड़ में संवाद छीना है। हाँ। आप कहेंगे कि ये सब नुक्ता चीनी है, कलेजे पे हाथ रख करके सोचेंगे तो कलेजा फट जाएगा, क्योंकि इसने आपके जीवन जीने का आधार अर्थात जिज्ञासा, उत्सुकता छीनी है। भ्रष्टाचार की जननी जो है, भ्रष्टाचार की जननी कौन है जानते हैं? अपेक्षा। आप अपनी औकात से ज्यादा चाहते हुए यही भ्रष्टाचार करवाता है। सही है। आविष्कार की जननी जिज्ञासा है। इसने जिज्ञासा छीनी है। दुनिया तूने कुछ अजीब सा परोसा है। हाँ। वाह आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। वाह, क्या वाह, बात है। अगली लाइन बहुत मजा देगी ऐसा मुझे लगता है। हाँ। दुनिया तूने कुछ अजीब सा परोसा है, आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। ये भी एक कमाल है। हाँ। जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है। हाँ। अरे वाह। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये भी एक कमाल है। वाह। जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल जाल है। है। जिस मछुआरे का ये जाल है हाँ। उसका नाम बाजार है, हाँ। जिससे हम जूझ रहे हैं। कुछ लोग जूझ करके थक चुके हैं। वाह आप माने या ना माने, हम सब थोड़ा 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 तो इसमें फंस चुके हैं। वाह। अगर आप अपने आप को चाहते हैं बचाना तो इस दुनिया से पूरी तरह नहीं मगर थोड़ा दूर होगा जाना। वाह क्या बात है। वरना जिंदगी के हरे भरे जज्बात खो देंगे।
ये मिलने जुलने के, ये बातचीत करने के एहसास खो देंगे। वाह। अब ये निर्णय आपका है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। लेकिन एक दिन घर के आंगन में खाट पर बैठ कर के सोचना जरूर, किस मोबाइल की दुनिया ने आपके संसार का क्या क्या छीना है, क्या वाह। क्या क्या छीना है। अंतिम निवेदन इतना सा है हाँ। कि अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत क्या- बढ़िया, वाह वाह वाह, कोशिश करते हैं यार। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया भैया। ना ना, शुक्रिया तो आपके संस्थान का, आपके चैनल का, आप दोनों का कि बाल कवि बैरागी की फिर एक टिप्पणी है कि जो पेड़ अपनी कोपलों का स्वागत नहीं करते वो ठूंठ हो जाते हैं। क्या हाँ। बात है, क्या बात है, क्या बात है भैया। उस पर चिड़िया भी नहीं आती, हम्म, उस पर गिलहरी भी नहीं आती। तो अपने कोपलों का स्वागत करना, ये हर पेड़ हो या कवि, इसका दायित्व है। तभी हमारे पेड़ पर जो है चिड़िया भी आएगी, गौरैया भी आएगी, सब सही आएगा। बात है। इसलिए आप जब बड़े हों तो आप अपने कोपलों का स्वागत करिए। आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा ना, मैं कवि हूँ, अरे मैं नहीं, साहित्यकार हूँ, मैं एक समाज में एक अलग तरीके से अपनी बात कहने का ढंग जानता हूँ, वही कह देता हूँ। कुछ लोग कह देते हैं कि ये कविता है, कुछ लोग कह देते हैं ये शेर है, कुछ लोग कह देते हैं ये व्यंग है। वो उनके अपने तरीके हैं कहने के। मेरे तरीका इतना सा है कि मैं बातचीत करता हूँ, उससे दुनिया कविता मान लेती है। ये उनका दृष्टि है, मेरा दृष्टि में नहीं। लेकिन बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। हमारी वन ऑफ द बेस्ट बिल्कुल पॉडकास्ट है, बहुत और सुंदर। दर्शकों को भी बहुत मजा आया ही होगा द काम शो को, जो इतना प्यार देते हैं। और तो भैया अंग्रेजी का हर बार मैं हर पॉडकास्ट का अंत ऐसे ही करता हूँ। अंग्रेजी में एक कहावत है भैया, बड़े राइटर की, कि हर चीज की जो किसी भी चीज को खूबसूरत जब बनाना होता है तो उसकी सबसे अहम शर्त जो है वो ये है कि उसकी एक वक्त होता है, उसकी एक अच्छा, समय सीमा होती क्या है। बात है। तो पॉडकास्ट बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये है कि इसे पूरी तरह खूबसूरत बनाने के लिए इसकी एक समय सीमा देनी होगी। ना चाहते हुए भी इसे हमें अभी हम इसे ख़त्म कर रहे हैं। भैया का सानिध्य रहा, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। आप सबके खत हमें आते हैं, हमने पिछली पॉडकास्ट में पढ़ा, अगली पॉडकास्ट में भी पढ़ेंगे। इस पॉडकास्ट में थोड़ी तैयारी मेरी विफल रही लेकिन मैं लगा नहीं पाया अपने साथ। तो अपने खत भेजते रहिए, काम शो KLMSHOW@खबरगांव.com। भैया के लिए, मेरे लिए, कुशल भाई के लिए कोई खत हो तो हमें बिल्कुल बताइए, हम पहुंचाएंगे। साथ में aman@खबरगांव.com पर भी आप अपने खत भेज सकते हैं। और जैसे कि वो बड़ा मशहूर गाना है कि हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। तो फिर मिलेंगे अगली पॉडकास्ट में, और तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। ऐसे ही सुनते रहें। धन्यवाद।